2014 की बात है। इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट करना एक नाइटमेयर था। क्लंकी, कॉम्प्लिकेटेड और छोटे बिजनेस के लिए तो इम्पॉसिबल था। सुनकर लगता है कितनी पुरानी बात है ना? बट एक डेकेड पहले ये सब कुछ सच था। फिर दो जवान इंजीनियर्स ने एक ऐसे आइडिया के साथ जो बिल्कुल पागल लगता था, डिसाइड किया कि वो इसे ठीक करेंगे। ये है रेजर पे की कहानी। वो कंपनी जिसने इंडिया के पेमेंट्स को बदल दिया, समुंदर पार किए और फिर सारी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ घर वापस आ गए। और ट्रस्ट मी, इस कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स आपको मिलेंगे कि आप हैरान हो जाओगे। मिलिए हर्षिल माथुर और शशांक कुमार से। 2014 में बेंगलुरु की एक छोटी सी जगह में इन दो दोस्तों ने एक ड्रीम देखा। वो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, पर उन्होंने जल्दी ही रियलाइज़ किया कि इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट्स का सेटअप करना कितना मुश्किल है। बैंक्स के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस, हाई फीस और पुराना टेक, ये सब एक बोझ की तरह था। ये वही मोमेंट था जब उन्होंने अपना एक असल हीरो का जर्नी दिखाया। ये जर्नी कि 100 करोड़ लोगों के लिए पेमेंट्स हम कैसे सिंप्लीफाई कर सके। उनके पास एक अलग ही जोश था। अगर हम पेमेंट्स को ईजी बना देते हैं तो कितने बिजनेसेस आगे बढ़ सकते हैं। पर यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। एक आग थी उनके अंदर कुछ कर दिखाने की। उनका पहला कॉल टू एडवेंचर यूएस के टॉप एक्सेलरेटर वाई कॉम्बिनेटर में सिलेक्ट होना था। इमेजिन कीजिए, एक इंडियन कंपनी उस ग्लोबल स्टेज पर अपना सपना लेकर गई। पर यह तो बस शुरुआत थी। इंडिया लौटकर उन्हें लगा कि सबसे बड़ा चैलेंज बैंक्स को कन्विंस करना होगा। और सच कहूँ, ये एक युद्ध था। 100 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स बार ने उन्हें मना कर दिया। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, इंडिया में ये चलेगा ही नहीं। इस तरीके के ताने उन्हें सुनने पड़े। बैंक्स को समझाना, रेगुलेटर्स को कॉन्फिडेंस दिलाना, सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना, ये सब कुछ एक एवरेस्ट चढ़ने के बराबर था, जहां हर कदम पर मुश्किलें थीं। कंपटीशन में बड़े बड़े प्लेयर्स थे, पर रेजर पे ने हार नहीं मानी। उनका मिशन क्लियर था, ऑनलाइन पेमेंट्स को हमें सीमलेस बनाना है। 2015 में उन्होंने अपना पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और देखते ही देखते ये एक गेम चेंजर बन गया। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, सबको वो इजी सोल्यूशन मिल गया जो वो बहुत सालों से ढूंढ रहे थे। एक रिलीफ थी सबके लिए। और 2016 में उन्हें टाइगर ग्लोबल और खुद वाई कॉम्बिनेटर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने डबल फंडिंग दी उन्हें। ये था पहला बड़ा ट्विस्ट जिसने उनकी जर्नी को रॉकेट फ्यूल दे दिया। और फिर आई फंडिंग की बारिश। एक स्टैगरिंग $742 मिलियन अक्रॉस 11 राउंड्स। मैट्रिक पार्टनर्स से लेके टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, जीआईसी, पीक 15 पार्टनर्स, वर्ल्ड के सारे टॉप इन्वेस्टर्स बड़ा बेट कर रहे थे। अप्रैल 2021 में रेजर पे ने $3 बिलियन वैल्यूएशन हिट किया। और फिर 8 महीने बाद दिसंबर 2021 में वो एक इनक्रेडिबल $7.5 बिलियन तक बढ़ गया। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं था, ये एक एक्सप्लोजन था, फ्यूल्ड बाय पैंडेमिक्स एक्सेलरेशन ऑफ डिजिटल अडॉप्शन और रेजर पे की रिलेंटलेस इनोवेशन। और ये सिर्फ कोई रैंडम फंडिंग नहीं थी, साथ आया प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रेवेन्यू ग्रोथ। 2017 में रिकरिंग और इंटरनेशनल पेमेंट्स लाए। 2018 में रेजर पे एक्स लॉन्च किया, एआई इनेबल्ड बैंकिंग फॉर बिजनेसेस। तब तक 1 लाख मर्चेंट्स उनसे जुड़ चुके थे। 2019 में रेजर पे कैपिटल के साथ बिजनेस को लोन देना शुरू किया। 2020 तक उन्होंने $25 बिलियन का पेमेंट वॉल्यूम प्रोसेस कर लिया था। हर साल नए प्रोडक्ट्स, नए माइलस्टोन्स। उनकी रेवेन्यू भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। FY21 में 841 करोड़, FY22 में 1481 करोड़, FY23 में 2279 करोड़ और FY24 में 2475 करोड़ की रेवेन्यू विथ अ प्रॉफिट ऑफ 33.5 करोड़। ये सिर्फ रैंडम नंबर नहीं थे, ये मिलियंस ऑफ इंडियन बिजनेसेस की सक्सेस स्टोरी थी और ये उनकी मेहनत का फल था। जब आप इतनी तेजी से ग्रो करते हैं तो आपको बड़े कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा कैपिटल जो आपके सपनों को और बड़ा बना सके। और इंडिया में कुछ साल पहले तक ग्लोबल लेवल का कैपिटल उठाना बहुत ही मुश्किल था। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। यहीं पर आता है कहानी का एक दूसरा बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, एक डिफ़िकल्ट डिसीजन।
रेजर पे ने अपनी पेरेंट एंटिटी को यूएस के डेलावेयर में शिफ्ट कर दिया। अभी आप सोचते होंगे इंडिया छोड़कर क्यों? इसके पीछे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल और फाइनेंशियल रीजंस थे जो उस वक्त के इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत ही कॉमन थे। नंबर 1, ग्लोबल कैपिटल एक्सेस। यूएस में डोमिसाइल्ड होने से रेजर पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे एल्कियन कैपिटल, लोन पाइन कैपिटल, टेक्नोलॉजी क्रॉसओवर वेंचर्स से बड़े राउंड्स में फंडिंग उठा सकते थे। $7.5 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचना और टोटल $742 मिलियन रेज करना, इतना बड़ा कैपिटल इंडिया से उठाना उस वक्त काफ़ी चैलेंजिंग था। इंटरनेशनल फंड्स अक्सर प्रेफर करते हैं कि कंपनी उनके जोरिसडिक्शनल कंट्रोल में हो। इन्वेस्टर ट्रस्ट एंड फेमिलियरिटी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स, खासकर यूएस फंड्स को यूएस लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ज़्यादा कंफर्ट और फेमिलियरिटी फील होती है। उन्हें लगता है कि उनका इन्वेस्टमेंट वहाँ ज़्यादा सिक्योर रहेगा और डिस्प्यूट्स के केस में यूएस कोर्ट्स में रिजॉल्व करना उनके लिए आसान होगा। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर था यूएस इन्वेस्टर्स का। फ्यूचर आईपीओ प्लान्स। कई इंडियन स्टार्टअप्स का सपना होता है कि वो फ्यूचर यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस, स्पेशली जो टेक का जो इंडेक्स है नैस्डैक, वहाँ पर वो लिस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए यूएस डोमिसाइल होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये ग्लोबल एस्पिरेशंस का दौर था। रेगुलेटरी लैंडस्केप। कुछ स्टार्टअप्स को लगता था कि यूएस में और स्पेशली टेक और फिनटेक के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, खासकर जब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आती थी। तो टेक्निकली रेजर पे ने अपना घर यूएस में बना लिया, जिसे एक फ्लिप कहते हैं, लेकिन उनका ऑपरेशंस सारा कुछ इंडिया में ही था और वो इंडिया में रह के ही उन्होंने एग्जीक्यूट किया। उनके फाउंडर्स में हमेशा क्लियर फोकस था कि उन्हें सिर्फ इंडिया पे फोकस करना है एज अ बिजनेस, उसको ग्रो करने के लिए। इसके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था कि इंडिया में बड़े सपने देखकर उन्हें पूरा करने के लिए ग्लोबल सपोर्ट लेना, और एक ऐसी मजबूरी जो उस टाइम पे उन्हें बहुत ही ज़रूरी थी उस टाइम पर स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो बस इंटरवल था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। और पिछले कुछ सालों में इंडिया का स्टार्टअप लैंडस्केप और स्पेशली उसका आईपीओ मार्केट, उसकी पहचान बिल्कुल बदल गई है। डोमेस्टिक कैपिटल बढ़ा है, रेगुलेशंस इम्प्रूव हुए हैं और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है कि जो इंडियन कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल एक्सपैंड हुए हैं, वो सारे इंडिया में अब वापस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ये नया जो ट्रांजिशन आया उसके कारण। और क्या रेजर पे भी ऐसा करेगा अपने $7.5 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ और इतने बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ? क्या ये फिनेंशियली और लीगली वायबल होगा? क्या वो सारी मुश्किलें पार कर पाएंगे? ये था असली सवाल, असली टेंशन जो उनके कंधों पर थी। और फिर कहानी में सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल प्लॉट ट्विस्ट आया। मई 29, 2025 को रेजर पे ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने अपने यूएस डोमिसाइल्ड पेरेंट एंटिटी को अपनी इंडियन सब्सिडियरी रेजर पे सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया है। इसको इंडस्ट्री में रिवर्स फ्लिप कहते हैं, एक स्ट्रेटेजिक कदम अपने आईपीओ के लिए। अब उनकी पेरेंट एंटिटी एक्सक्लूसिवली इंडिया में बेस्ड है, जिसका नया नाम है रेजर पे सॉफ्टवेयर लिमिटेड। पर यह मूव सिर्फ सेंटिमेंट या हेडलाइंस नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़े फाइनेंशियल और लीगल टेक्निकलिटीज थी जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक महासंग्राम है जहां हर डिसीजन के बहुत ही बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इमेजिन कीजिए एक बड़ा ग्लोबल स्ट्रक्चर कंप्लीटली उसे डिसमेंटल करके उसका हर एक पीछे जो एक स्टेप होता है, हर एक वायर होता है, सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज को इंडिया में लेके आना, एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर को ब्रिक बाय ब्रिक अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स यूएसए से इंडिया लेके आना इन अ सिंगल पीस बहुत ही कठिन है। पहला कदम, लीगल अप्रूवल्स। उन्होंने यूएस में रजिस्टर्ड पेरेंट एंटिटी जो डेलावेयर में इनकॉर्पोरेटेड थी, उसको इंडिया में अपने इंडियन सब्सिडरी के साथ लीगली मर्ज किया। इसके लिए सिर्फ बोर्ड्स की अप्रूवल नहीं चाहिए, बल्कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर फॉरेक्स गाइडलाइंस एंड सेबी फॉर फ्यूचर आईपीओ लिस्टिंग, सारों से परमिशंस लेनी पड़ी। शेयर होल्डर अप्रूवल सबसे इंपॉर्टेंट। उनके बड़े बड़े जो ग्लोबल शेयर होल्डर्स थे
जैसे टाइगर ग्लोबल, जीआईसी, अल्क्योन कैपिटल, उनको इस मूव पर राजी करना पड़ा। उन्हें समझाना पड़ा कि उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में उतना ही सिक्योर और प्रॉफिटेबल रहेगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कोई मामूली काम नहीं था। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस हुए होंगे इस चीज़ में। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर। यूएस एंटिटी के सारे एसेट्स, आईपी, कॉन्ट्रैक्ट, कैश और लाइबिलिटीज, लोन्स, ऑब्लिगेशंस को लीगली इंडियन एंटिटी में ट्रांसफर करना पड़ा। यह प्रोसेस ड्यू डिलिजेंस और लीगल डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था। तो और इसमें अभी हम सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गए, द एलिफेंट इन द रूम, द एग्जिट टैक्स। ये रिवर्स फ्लिप फ्री में नहीं होता। यूएस लॉज के मुताबिक जब एक यूएस डोमिसाइल्ड एंटिटी के एसेट्स और शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं या उसकी ओनरशिप यूएस ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाती है तो उन पर एक एग्जिट टैक्स लगता है। मान लीजिए अगर इतनी बड़ी कंपनी अगर यूएस से जाके अगर निकल रही है तो डोनाल्ड ट्रंप तो ऑब्वियसली उससे बहुत नाराज होंगे और उनसे बाहर निकलने के लिए अपना टैक्स तो बिल्कुल वसूलने वाले हैं। इसे कहते हैं एग्जिट टैक्स या फिर कैपिटल गेन्स टैक्स भी कह सकते हैं, जो यूएस गवर्नमेंट को देना होता है, क्योंकि एक तरीके से वो यूएस में जनरेट हुआ वैल्यू और उस पर वो अपना हिस्सा मांगते हैं। इनिशियली मार्केट एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट किया था कि ये टैक्स बिल अराउंड 250 से 300 मिलियन डॉलर्स तक हो सकता है। मान लीजिए, सोचिए इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ रिवर्स फ्लिप करने के लिए उन्हें देना पड़ा। ये एक बहुत ही दिल तोड़ देने वाला फाइनेंशियल हिट हो सकता था कंपनी के लिए, बट उन्होंने उसको प्रॉपरली नेगोशिएट करके उस अमाउंट को बहुत कम कर दिया, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये एक स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी, बिकॉज रेजर पे की फाइनेंशियल और लीगल टीम ने इसको बहुत ही इंटेलेक्चुअली हैंडल किया। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपने इंटरनल शेयर होल्डिंग को रिस्ट्रक्चर किया। अपने जो 6 इंडियन एंटिटीज़ है उनको एक लोकल इंडियन होल्डिंग कंपनी के अंदर लेके आए और इससे उनकी टैक्स लाइबिलिटी कम से कम अराउंड 150 मिलियन डॉलर्स तक कम होके आ गई। ये उनकी एग्जीक्यूशन और उनके विजन की जीत थी। और वैल्यूएशन और शेयर होल्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी, 7.5 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पर इस तरह का रिस्ट्रक्चरिंग करना और सभी ग्लोबल शेयर होल्डर्स को इंडियन एंटिटीज में शिफ्ट करना बिना किसी हिचके, इसके लिए बहुत ही मास्टरफुल लीगल, फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। हर शेयर होल्डर की इक्विटी और वोटिंग राइट्स को इंडियन एंटिटी में एक्यूरेटली मैप करना और उनको फ्यूचर ग्रोथ रोड मैप पर कन्विंस करना, ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स गेम था। इस मूव ने रिजर्व पे को इंडिया में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया है, जिसका मतलब ये है कि वो अब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अब उन्हें इंडिया में सेबी के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और लिस्टिंग नॉर्म्स को मीट करना होगा। ये एक नया चैप्टर है जहां कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। अब सवाल ये होता है कि ये रिवर्स फ्लिप क्यों, ये रिटर्न क्यों, इस तरह का बड़ा चैलेंज उन्होंने क्यों लिया, इतनी मुश्किलों, इतने टैक्स इम्प्लीकेशंस और इतने बड़े फाइनेंशियल सैक्रिफाइस जो मैंने आपसे कहा 150 मिलियन डॉलर्स के बाद ये रिवर्स फ्लिप क्यों कह रहे हैं। ये सिर्फ सेंटिमेंट नहीं था, ये नए भारत की ताकत का प्रतीक है। अनशेकेबल बिलीफ इन इंडिया फ्यूचर। हर्षल माथुर ने खुद कहा कि उन्हें इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर दिख रहा है, उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर पूरा भरोसा है और अब वो और भी मजबूत हो गया है। इंडिया का रेगुलेटरी इकोसिस्टम अब फिनटेक के लिए ज़्यादा मेच्योर और सपोर्टिव हो गया है और अब उन्हें डर नहीं लगता। और इंडिया का आईपीओ ड्रीम, उनका प्लान है कि अगले कुछ सालों में शायद FY28 तक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर वो लिस्ट करना चाहते हैं। ये एक पावरफुल मैसेज है इंडियन स्टार्टअप्स, इंडियन इन्वेस्टर्स और इंडियन मार्केट्स के लिए। और वो अकेले नहीं है। अब ग्रो को देख लीजिए, जो यूएस से वापस आया। फोन पे ने भी अपना बेस सिंगापुर से इंडिया शिफ्ट कर दिया। मीशो, उड़ान, पाइन लैब्स, जेप्टो, ये सब भी इस रिवर्स फ्लिप के वेव का हिस्सा है। इंडियन कैपिटल मार्केट्स अब बड़े आईपीओ को सपोर्ट कर सकता है। इन्वेस्टर्स की भूख बढ़ गई है। अब बाहर जाके लिस्ट करना, उससे बेहतर लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि वो इंडियन एक्सचेंजेस पे ही अब ये लिस्ट कर लें, बिकॉज इंडिया की मार्केट अभी स्टार्टअप्स के लिए मेच्योर हो चुकी है। इंडिया एज ए ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, क्या इस रिवर्स फ्लिप से इंडिया अब रिजर्व का ग्लोबल हेडक्वार्टर्स बन गया है? 100%।
उनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन जैसे साउथ ईस्ट एशिया में अब इंडिया से ही ऑपरेट होगा। और ये दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं बट इनोवेशन और लीडरशिप का हब बन चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे आपको मोटिवेशन मिल गया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।